अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर तो आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। और अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम, शाद व आबाद रखे, हर बीमारियों से दूर रखे, किसी की मोहताजी से दूर रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को, ख़्वाहिशों को अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, आप लोग तो माशाल्लाह प्यार दे रहे हैं और माशाल्लाह आप लोगों का प्यार मुझ तक आ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने का, लाइक करिए, कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन लाइक्स तो ऐसे कंजूसी से कर रहे हैं कि बस पूछिए ही मत। तो आप लोग बिल्कुल दिल खोल कर लाइक करिए। जैसे ही सुनना शुरू करें उसके थोड़ी देर में लाइक करिए और जैसे सुनकर हो जाए वैसे ही कमेंट्स डाल दीजिए। भले छोटा-सा ही लेकिन डाल दीजिए। तो चलिए आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। आज की कहानी का नाम है शाहकार और राइटर है मेहताब खान। आज़र जमाल इस शहर का नामवर मुसव्विर था। ज़िंदगी हकीकतों की अक्कासी करते हुए रंग और ब्रश उसके हाथों में आकर गोया बातें करने लगते, और जब ये शाहकार मंजर आम पर आते तो फ़न शनास जौक दर जौक उसे देखने के लिए आते और उसके फ़न को सराहते। वो अपने फ़न में मुनफरिद अंदाज का हामिल था। मुल्क में और मुल्क से बाहर भी कई बार उसकी तस्वीरों की कामयाब नुमाइश हो चुकी थी। एक पॉश इलाके में उसका वसी व अरीज़ बंगला था। उसी से मुल्हिक उसका स्टूडियो था, जिसकी तज़य्युन व आराइश आज़र ने खुद की थी। ये एक मुसव्विर की नाजुक ख़याली का बेहतरीन अक्कास था। उसके मुल्की और गैर मुल्की दोस्त जब कभी यहाँ आते तो उसकी सजावट देखकर दंग रह जाते। इस बार आर्टिस्टों की एक अंजुमन ने तस्वीर की नुमाइश का इनेकाद किया और मुल्क के बड़े-बड़े मुसव्विरों को इस मुकाबले में हिस्सा लेने की दावत दी थी। आज़र उमूमन इस किस्म के मुकाबलों से गुरेज ही करता था, मगर इस बार जाने उसके दिल में क्या आई कि उसने इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी। फ़न मुसव्विरी से दिलचस्पी रखने वालों की नज़रें उस पर लगी हुई थीं और सब उसकी फ़नकाराना सलाहियतों से वाकिफ़ थे। वो ऐसा बाकमाल मुसव्विर था जो ज़िंदगी के नशे व फ़ुरास को बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लेने की सलाहियत रखता था। वो रंग और ब्रश से किसी भी ख़याल को ज़िंदा व जावेद कर देता था। इन दिनों वो किसी अछूते ख़याल की तलाश में सरगर्दा था। उसकी कीमती कार सड़कों, बाज़ारों और वीरानों में भटकती फिर रही थी। वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि इस मुकाबले के लिए वो किस ख़याल को मौज़ू बनाए। उसकी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा तख्लीक, कोई ऐसा ख़याल जो हलचल मचा दे, और फिर उसे उसका तसव्वुर मिल गया। उसकी तवज्जो का मरकज़ सिटी कोर्ट के गेट के बाहर फुटपाथ पर लाठी का सहारा लिए हुए एक बूढ़ा और लाग़र शख्स था। इस वक्त आज़र की कार सिटी कोर्ट के सामने ट्रैफिक में फंसी हुई थी। वो कार की पिछली नशिस्त पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र उस बूढ़े पर पड़ गई और वो चौंक गया। उसकी फ़नकाराना नज़रें उस शख्स का तनकीदी जायज़ा ले रही थी। अपने हुलिये और वज़ाक़ता से वो कोई देहाती लगता था। बोसीदा मैला कुचैला लिबास, मिट्टी से अटे हुए बाल, दुबला पतला लाग़र बदन, झुर्रियों से भरा चेहरा मिटियाला रंग जैसे ज़माने की सख्तियों ने मांद कर दिया। वो बार बार उम्मीद भरी नज़रों से इधर उधर देखता और फिर मायूस होकर सर झुका लेता। दर हकीकत उसकी आंखों की वीरानी और बेबसी ने उसे अपनी जानिब गोया खींच लिया था। उसने इशारे से उस शख्स को अपने पास बुलाया, लेकिन शायद उस बूढ़े ने इसका इशारा नहीं समझा। वो तेज़ी से गाड़ी से उतरा और उसके पास जा खड़ा हुआ। वो हैरान नज़रों से आज़र को देख रहा था। आज़र ने उसकी सवालिया नज़रों को पढ़ा, फिर जल्दी से बोला, बाबा आप मेरे साथ चलें, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। उसकी आंखों में शुबहात उभर आए। फ़िक्र न करें, मैं कुछ देर बाद आपको वापस इधर ही छोड़ दूँगा। क्या बात करनी है बेटा? बाबा ने बेहतरीन सूट पहने, वजीह, स्मार्ट और मुतवम्मिल नज़र आने वाले शख्स को हैरान हैरान नज़रों से देखते हुए कहा। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और 500 का नोट बूढ़े की तरफ बढ़ा दिया। मैं भिखारी नहीं हूँ, उसने एक शान बेनियाजी से कहा। मुझे पता है आप भिखारी नहीं हैं। आप मेरे साथ चलें तो उसके अलावा भी मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। उसने अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों पर नज़र दौड़ाई जो दिलचस्पी से ये तमाशा देख रहे थे। आप यहाँ कोर्ट के पास बैठे हैं तो यकीनन किसी मसले में गिरफ्तार होंगे। मैं आपके तमाम मसाइल हल कर सकता हूँ। आप मेरे साथ आए तो सही। वो कुछ देर तज़ब्ज़ुब के आलम में बैठा रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। आए मेरे साथ, वो सामने मेरी गाड़ी है, उसमें बैठकर बात करते हैं। इस दौरान ट्रैफिक भी कुछ रवा हुआ था।
ड्राइवर ने गाड़ी उसके नजदीक रोकी। बूढ़ा अब भी झिझक रहा था। बेवकूफ कहीं का, आजर ने दिल में सोचा। उसकी झिझक पर आजर को झुंझलाहट हो रही थी। वो जब उसके साथ गाड़ी में बैठ गया तो आजर को किस कदर सुकून हुआ। चलो, उसने ड्राइवर से कहा। गाड़ी आगे बढ़ी तो बूढ़ा शख्स कुछ घबरा सा गया। आप इत्मीनान से बैठें, मैं कुछ देर बाद आपको यहीं छोड़ दूंगा। आपका नाम क्या है बाबा? आजर ने दरियाफ्त किया। अल्लाह दसाया। यहाँ कोर्ट में किस सिलसिले में आए हैं? बस जी साहब जी, क्या बताऊं, एक उफ्ताद पड़ गई है हम पर। मेरा बेटा दीन मोहम्मद सदर में एक होटल पर बेरे का काम करता था। इस वाक़े को तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। उस दिन कुछ लड़के दुकानें बंद करवा रहे थे कि अचानक पुलिस आ गई और उसने आते ही धरपकड़ शुरू कर दी। मेरा बेटा भी वहाँ खड़ा रहकर तमाशा देख रहा था। उन्होंने उसे भी धर लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। वो लड़के तो रिश्वत दे दिलाकर छूट गए, पर मेरे बेटे को जेल हो गई। मुझे तो जी 1 महीने बाद गांव में उसकी खबर मिली तो दौड़ा चला आया। बड़ी मुश्किल से कर्ज उधार करके एक वकील का बंदोबस्त किया था। उसने सुबह 10 बजे मुझे कोर्ट के गेट पर मिलने के लिए कहा था। उसी का इंतज़ार कर रहा था, मगर 1 बज गया, वो अब तक नहीं आया। वो मायूस लहजे में कह रहा था, फिक्र न करें बाबा, आपकी बेटे की ज़मानत का बंदोबस्त हो जाएगा। उसके मायूस चेहरे पर उम्मीद की किरण लहराई। आप सच कह रहे हैं साहब? जी बिल्कुल सच। लेकिन आप ये मेहरबानी क्यों करेंगे? मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, बहुत गरीब आदमी हूँ, गांव से आया हूँ। दीन मोहम्मद हमारा वाहिद सहारा है। साल भर ही तो हुआ है उसे कराची आए हुए। बड़ी मुश्किल से उसे ये नौकरी मिली थी। बाबा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं मुसव्विर हूँ, आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। तस्वीर समझते हैं ना आप? हाँ साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। रोज़ाना 3 घंटे के लिए आपको मेरे घर आना होगा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ से मेरा ड्राइवर आपको ले आया करेगा और वापस छोड़ जाया करेगा। कम से कम 1-2 हफ्ते का काम है। मैं आपको 500 रुपये रोज़ दूंगा। उसके अलावा आपके बेटे की ज़मानत भी करवा दूंगा। बोलिए, मंजूर है? मेरा बेटा आज़ाद हो जाएगा? उन्होंने बेयकीनी से आज़र को देखा। जी बिल्कुल हो जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा करें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा भी छूट जाएगा और पैसे उसके अलावा मिलेंगे। वो कुछ सोचने लगा। आज़र उसे बगौर देख रहा था। किस सोच में पड़ गए बाबा जी? मेरा बेटा छूट तो जाएगा ना? एक बार कह तो दिया। हाँ, मेरा यकीन करें, वो किसी कदर झंझलाकर बोला। ठीक है, कहाँ है तुम्हारा घर? बस पहुँचने ही वाले हैं। फिर पूरे रास्ते उसने कोई बात नहीं की और आज़र भी खामोश रहा। ड्राइवर ने उसके स्टूडियो के सामने कार रोकी और नीचे उतर गया। बूढ़ा शख्स भी झिझकता हुआ नीचे उतर आया। आ जाएं, उसने बूढ़े शख्स की तरफ मुड़कर कहा। आज़र के साथ वो आगे बढ़ा और वो एक तिलिस्म कदे में दाखिल हो गया, जहाँ बड़े बड़े लोग कदम रखना अपनी खुशनसीबी समझते थे। चारों तरफ हसीन तस्वीर आवेज़ा थी। आर्ट के बेहतरीन नमूने सजे हुए थे। हर शय काबिले दीद थी। बूढ़ा शख्स हैरत ज़दा सा चारों तरफ देख रहा था। यह तिल्स्म कदा उसे हैरान किए दे रहा था। वो कुछ खौफज़दा सा भी नज़र आ रहा था। आप यहाँ अकेले रहते हैं? उसने कुछ देर बाद पूछा। नहीं, मेरी पूरी फैमिली है, लेकिन वो इमारत के दूसरे हिस्से में रहते हैं। ये मेरा स्टूडियो है जहाँ मैं काम करता हूँ। आप इधर बैठें। उसने एक जानिब सोफे पर इशारा करते हुए कहा। बूढ़ा शख्स सहमे सहमे से अंदाज में वहाँ बैठ गया। आज़र तैयारी में मसरूफ़ हो गया। वो मुसव्विर था। उसकी नज़रें अपने शाहकार पर जमी हुई थी। वो गहरी नज़रों से उस शख्स का जायज़ा ले रहा था और वो उसकी नज़रों में बेचैनी सी महसूस कर रहा था। फिर आज़र ने कैमरा संभाला और मुख्तलिफ ज़ावियों से उसकी तस्वीरें उतारी। उसने बूढ़े की दर्जनों तस्वीरें उतारी। अब वो मुतमईन नज़र आ रहा था। आज का काम बस इतना ही था। इन तस्वीरों में से उसने कोई एक पोज मुंतखब करना था और उसी एंगल से तस्वीर बनानी थी। ये ले बाबा, आज का बस इतना ही काम था। उसने 500 का नोट बाबा की तरफ बढ़ाया और कहा, ये रख लें। आपको यहाँ इसी वक्त आना होगा और इतने ही रुपए रोज़ाना मिलेंगे। रोज़ाना? बाबा की आवाज़ भींच गई। और मेरा बेटा? हाँ, 1 मिनट, मैं वकील से बात करता हूँ। वो मोबाइल पर तेज़ी से नंबर डायल करते हुए बोला। कुछ देर वो वकील से बात करता रहा और फिर फ़ोन बंद करके उसने कागज़ पर वकील का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखकर उस बूढ़े की तरफ बढ़ा दिया और कहा, आप कल सुबह इस एड्रेस पर चले जाएं और वकील साहब से मिल लें। उन्हें मैंने समझा दिया है, आपका बेटा छूट जाएगा। अभी आपको मेरा ड्राइवर आपके ठिकाने पर छोड़ आएगा और कल इसी वक्त आपको वो लेने आ जाएगा।
आज़र ने ड्राइवर को बुलाकर उसे अच्छी तरह समझा दिया कि वो बाबा को उसके घर छोड़ आए और अच्छी तरह इत्मीनान करके उसका ठिकाना देख आए, क्योंकि उसे उस शख्स की अशद ज़रूरत थी। जब तक उसकी पेंटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती और इस सिलसिले में वो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनके जाने के बाद उसने तस्वीर की प्रिंट्स बनाए और उनमें सबसे उम्दा पोज का इंतखाब करने लगा। हर तस्वीर लाजवाब थी। बहरहाल उसने काफ़ी सोच विचार के बाद एक तस्वीर मुंतखब कर ली और उस पर काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन मुकर्ररा वक्त पर ड्राइवर बाबा जी को लेकर आ गया। आज वो किसी कदर मुतमईन नज़र आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुश हो बेटा। सुबह आपके वकील ने दीन मोहम्मद की ज़मानत करवा दी थी। वो घर आ गया है। आपका बड़ा एहसान है। मैं पूरे 1 महीने से ख्वार फिर रहा था। जो काम मैं महीने भर में नहीं कर सका, वो आपके एक फ़ोन ने कर दिया। ठीक है बाबा जी, चलें अपना काम शुरू करते हैं। बाबा जी की बातें उसके लिए काबिल तवज्जो नहीं थी। उसने उन्हें सामने उसी पोज में बिठाया जो उसने पहले से मुंतखब किया हुआ था और काम शुरू कर दिया। वो बेखुदी के आलम में काम कर रहा था। उसकी नज़रें बाबा जी की झुर्रियों ज़दा चेहरे पर जमी हुई थी। इन निगाहों में प्यार ही प्यार था, सताइश ही सताइश थी। वो एक फनकार की नज़रें थी। वो इनके चेहरे को अपनी आंखों में उतार रहा था और उसके हाथ उसे कैनवस पर मुंतकिल कर रहे थे। कुछ देर हुई थी। वो अपने काम में मुनहमिक था कि बाबा कुछ बेचैन सा हुआ। क्या हुआ बाबा? थक गया हूँ बेटा, चले थोड़ी देर आराम कर लें, फिर काम शुरू करेंगे। बाबा आरामदेह सोफे पर आकर बैठ गया। आज़र ने मुलाजिम से चाय मंगवाई और वो दोनों बैठे चाय पी रहे थे। जब बाबा ने कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपको मेरे झुर्रियों भरे बूढ़े चेहरे में क्या नज़र आया था? अरे बाबा जी, एक फ़नकार की नज़रें ही इन लकीरों को पढ़ सकती हैं जो आपके चेहरे पर नुमायाँ हैं। उनमें एक दास्तान लिखी हुई है। बेटा, तीसरे दिन बाबा ने उसे मुखातिब किया था जब वो इंतहाई इन्हमाक से तस्वीर बना रहा था। एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। वो उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था, लेकिन आज़र का जहन तस्वीर में उलझा हुआ था। उसने बड़े सपाट लहजे में कहा, काम ख़त्म कर लें, फिर बात सुनूंगा। वो कुछ मायूस सा नज़र आया। उसके कंधे झुक गए। अब क्या हुआ? आज़र झिल्लाया। थक गया हूँ बेटा, बुढ़ापे में इतनी देर बैठा नहीं जाता। आज़र ने गहरी सांस ली। ठीक है, चंद मिनट आराम कर ले। उसने पेंसिल रख दी और ख़ुद भी एक कुर्सी पर जा बैठा। जी, क्या ज़रूरी बात करनी थी आपको? मेरे बेटे को वो होटल वाला दोबारा नौकरी पर नहीं रख रहा। कहता है तुझे जेल हो चुकी है, अब तेरा एतबार नहीं है। तो फिर? आज़र का जहन तस्वीर में उलझा हुआ था। आपके तो बहुत सारे जानने वाले होंगे, उसे कहीं मुलाजमत दिलवा दीजिए। पूरी 10 जमात पढ़ा है, बाबा फ़ख्रिया अंदाज में बता रहा था। दीन मोहम्मद मेरा सबसे बड़ा बेटा है। उसने जी घर संभाला हुआ है। गांव में थोड़ी सी ज़मीन है, उससे गुजारा नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ आ गया था। अच्छा खासा काम कर रहा था। हमारे भी दिन बदलने लगे थे कि ये उफ्ताद पड़ गई। बाबा मुसलसल बोले जा रहा था और आज़र उसे खाली ज़हनी की सी कैफियत में देखे जा रहा था। कितने बच्चे हैं आपके? कुछ देर बाद आज़र ने पूछा। 5 है, 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटी की शादी करनी है। हम गरीब लोग हैं। मैं बीमार रहता हूँ। पहले खेती बाड़ी कर लिया करता था, अब बीमारी की वजह से नहीं कर सकता। घर का पूरा बोझ दीन मोहम्मद ने उठाया हुआ है और अब वो भी बेरोजगार हो गया है। अपना इलाज क्यों नहीं कराते बाबा जी? आज़र ने उगताए हुए लहजे में कहा। इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मैं जो पैसे देता हूँ आपको, उनसे इलाज करवाना चाहिए। दवा से ज़्यादा रोटी ज़रूरी है साहब। मैंने तो सोचा था कि बीवी बच्चों को यहाँ ले आऊँगा, मगर दीन मोहम्मद की नौकरी ही चली गई। अब उसका कुछ काम हो जाए, उसका कुछ इंतज़ाम हो जाए तो। वो उम्मीद भरी नज़रों से आज़र की तरफ देखने लगा कि शायद वो कुछ बोलेगा, मगर आज़र एक ब्रश उठाकर साफ करने लगा। अच्छा, अब कुछ करते हैं, वो काफ़ी देर बाद बोला। चले अब काम शुरू करें। वो खामोशी से उसी पोजीशन में आकर बैठ गया जैसा कि आज़र चाहता था। 1 घंटा हो गया उसे बैठे बैठे। तब वो अचानक बोल पड़ा, जैसे ही दीन मोहम्मद का काम लगेगा, मैं बीवी बच्चों को शहर में ले आऊँगा और हम यहीं रहकर यहीं बस जाएंगे। आज़र उसे खाली उस जहन और खाली उन नज़र से देखने लगा। उसका इन्हमाक टूट गया था। चले जी, आज के लिए इतना ही, बाकी का काम कल मुकम्मल करेंगे। दूसरे दिन बाबा आया तो आज़र उसे पहचान ही नहीं सका। आज उसने ब्लू रंग का साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था।
उसका हुलिया भी बदल गया था और वो खुश भी नजर आ रहा था। उसे खुश देखकर आज़र परेशान हो गया। ये हुलिया बनाकर आए हैं आप? वो झुंझला कर बोला। क्यों, क्या हुआ? नहाकर कपड़े बदले हैं, वो मासूमियत से बोला। आज़र सर पकड़कर बैठ गया। ये क्या किया आपने? अपना हुलिया बिगाड़ लिया, आज काम नहीं हो सकता। मेरा हुलिया बिगड़ गया है जनाब? मगर कैसे? वो हैरत ज़दा लहजे में बोला। हाँ, तस्वीर कैसे बनेगी इस हुलिये में? जाए वही कपड़े पहन कर आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करे। उसके चेहरे की चमक मान पड़ गई। वो सकते के आलम में उसे देखता रहा, फिर वापस लौट गया। उस दिन का काम काफी देर से शुरू हुआ था। वो वापस आया तो बहुत उदास था और यही उदासी आज़र को चाहिए थी। वो पूरा वक्त उदास और खामोश बैठा रहा और रात गए पैसे लेकर चला गया। दीन मोहम्मद कह रहा था कि उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी और ये भी कह रहा था कि मैं गांव लौट जाऊं। दूसरे दिन काम के दौरान उसने ये इत्तला दी। हूँ, आज़र ने हुंकार भरा। सोच रहा हूँ चला जाऊं। ठीक है, उसने जवाब दिया। वो हैरान नजरों से आज़र को देखने लगा, फिर खामोश हो गया। चले जाइएगा, मगर काम मुकम्मल होने के बाद, जब मैं इजाज़त दूं उस वक्त। दूसरे और तीसरे दिन भी मुकम्मल खामोशी में काम होता रहा। उसने कुछ न कहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर मायूसी और उदासी और वीरानी थी। आज़र ने उसके चेहरे के सारे तासुरात तस्वीर में समो दिए थे। तस्वीर मुकम्मल हो गई थी। बस बाबा जी, आपका काम खत्म। उसकी नज़रें उस खाके पर जमी हुई थी जिन पर बस अब रंग भरना बाकी था। मैं जाऊं? वो झिझकते हुए बोला। हाँ, ये पैसे रख लें। उसने 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया, फिर सोचकर अपने बटुए से कुछ और नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये भी रख लें। और साहब, मेरे बेटे के काम का क्या हुआ? आप गांव से होकर आ जाएं, फिर देखते हैं। वो तस्वीर के खाके को देखते हुए बोला। बीवी बच्चे को भी ले आऊं ना? वो उम्मीद भरी आवाज में बोला। खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी थीं। हाँ, वो खाके को सताइशी नजरों से देखते हुए बेध्यानी में बोला। वो पैसे लेकर चला गया। तस्वीर मुकम्मल हो गई थी, हसरत व यास की तस्वीर। इस तस्वीर में आज़र ने इंसान की बेबसी पेश की थी। दिल में छुपे अरमानों को उसने तस्वीर में समो दिया था। तस्वीर नुमाइश में रखते ही लाखों की निगाहों का मरकज बन गई। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों की दिलों पर पहले ही दिन ओस पड़ गई। वो इस तस्वीर को देखकर दमबखुद रह गए थे। आज़र जमाल ने एक बार फिर शाहकार तख्लीक कर दिया था। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में उसके फ़न के तबसरे हो रहे थे, उसके इंटरव्यूज़ हो रहे थे। किसी ने लिखा था, फ़नकार मुआशरे का अक्कास होता है। आज़र एक अजीम फ़नकार है। दौलत की चमक ने उसे अंधा नहीं किया, जिसका सबूत ये तस्वीर है। दौलतमंद होने के बावजूद उसका दिल इंसानियत के दुखों से लबरेज है। वो लोगों के दर्द, उनकी मायूसियों और हसरतों को दिल से महसूस करता है। आज़र ने उस दर्द को महसूस किया और खूने दिल से इस शाहकार को तख्लीक किया और अपने फ़न का लोहा मनवा लिया। फैसला हो गया था, इस तस्वीर को अव्वल करार दिया गया था। आज़र को चारों तरफ से अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों, फ़न मुसव्विरी से दिलचस्पी रखने वाले लोगों, टीवी और अखबारों की रिपोर्टरों ने घेरा हुआ था। लड़कियां उसके साथ तस्वीरें बनवा रही थी। उसी वक्त एक टीवी रिपोर्टर उसके करीब आया और कहा, प्लीज़ मिस्टर आज़र, मुझे अपने चैनल के लिए आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी फरमाइए, वो पुरवकार लहजे में बोला। आपको ये ख्याल कहाँ से आया? मेरा मतलब है, ये तस्वीर ख्याली है या हकीकत? ये एक हकीकत है। यानी आपने किसी को मॉडल बनाया था? रिपोर्टर ने पूछा। हाँ, कौन है ये और अब ये कहाँ है? भाई, हमारे वतन का हर शहर, हर गांव ऐसे मॉडल्स से भरा पड़ा है। उसे गुर्बत और इफलास ने ये रूप बख्शा है। आप उसे तलाश करें, किसी सड़क या गली में ज़रूर मिल जाएगा। आपने सिर्फ उन बाबा जी की तस्वीर बनाई है या उनकी गुर्बत भी दूर की है? आप खासे दौलतमंद हैं ना? रिपोर्टर ने एक तेज़ और तुंद सवाल किया। एक्सक्यूज़ मी आज़र साहब, आप इस तस्वीर को फ़रोख्त करेंगे? सेठ रज़्ज़ाक बाटलीवाला उसको मुँह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। मैं उनका मैनेजर हूँ। उसी वक्त एक वजिया नौजवान ने उसे उस नाजुक सवाल से बचा लिया। जी नहीं, मेरा इसे फ़रोख्त करने का कोई इरादा नहीं है, उसने एक शान से कहा और आगे बढ़ गया। नुमाइश खत्म हुए 2 हफ्ते गुजर गए थे। वो इस तस्वीर की बड़ी बड़ी ऑफर्स ठुकरा चुका था। उनमें से एक सेठ बाटलीवाला की शानदार ऑफर भी शामिल थी, लेकिन सेठ बाटलीवाला हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तो उसके सर ही हो गया था और आज भी वो इसी सिलसिले में उसके घर आया हुआ था और उस वक्त उसके सामने उसके स्टूडियो में बैठा हुआ था। उसी दौरान मुलाजिम अंदर आया और कहा, साहब वो बाबा आया है, उससे पहले भी वो 2 मरतबा आ चुका है।
आपसे मिलना चाहता है, सुबह से गेट पर बैठा हुआ है। मैंने उन्हें बता तो दिया था कि अब उनकी ज़रूरत नहीं रही, उनका काम ख़त्म हो गया है। जा उनसे कह दो कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद मुलाजिम फिर वापस आया और वो बोला, वो कह रहा है कि उन्हें अपने जिस बेटे के लिए नौकरी की बात की थी, कल रात उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके इलाज के लिए उन्होंने आपको अंदर आते देख लिया है। वो आपसे मिलने के लिए बजीद हैं, एक बार मिल लें। वो मुलाजिम को खूंखार नज़रों से घूरने लगा। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? नहीं सरकार, मुलाजिम घबरा गया। मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है तमाम उम्र के लिए। दोबारा मुझे उनकी कोई इत्तला नहीं मिलनी चाहिए, उसने गुर्राती हुई आवाज़ में कहा। सेठ रज़्ज़ाक अपनी शानदार गाड़ी के पास मायूस खड़े मैनेजर से कह रहा था, किसी तरह इसे तैयार करो याकूब, मुझे हर सूरत में वो तस्वीर चाहिए। कमबख्त ने क्या चीज़ बनाई है कि लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। मुझे तो खैर आर्ट की कोई समझ नहीं, मगर अपने स्टेटस के लिए ही चाहिए। वो तस्वीर बेचने के लिए तैयार नहीं है सर, आपने भी तो बात करके देख ली। अरे बाबा, इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ कि कोई चक्कर चला और उसे राज़ी करो, कुछ भी करके। ये तस्वीर मुझे चाहिए। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अभी देखता हूँ सर। याकूब आगे बढ़ गया। ड्राइवर गेट के पास खड़ा था जहाँ मुलाजिम बाबा से बात कर रहा था। याकूब ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम यहाँ खड़े हो और सेठ साहब इतनी देर से गाड़ी के करीब खड़े तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसी वक्त अचानक उसकी नज़र बाबा पर पड़ी और वो सकते में रह गया। अरे ये तो वही है, तस्वीर वाला बाबा, बिल्कुल वही है। याकूब बाबा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। ड्राइवर जा चुका था। याकूब भी दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ भागा। सर वही है, वही तस्वीर वाला बाबा, उधर गेट पर। आज तो उसके चेहरे पर तस्वीर से ज़्यादा हुस्न व मलाल है। जाने क्या दुख पाला है उसने। वो सेठ साहब के करीब पहुंचकर बोला, फिर उसकी घूरती हुई नज़रें देखकर संभल गया। ड्राइवर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सेठ रज़्ज़ाक गाड़ी में बैठ गए और याकूब को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, तुम निरे गाउदी हो, मुझे तस्वीर चाहिए, तस्वीर वाला बाबा नहीं। इस बाबा को तो दीवार पर मैं टांग नहीं सकता ना, गधा कहीं का। चलो ड्राइवर। सेठ रज़्ज़ाक की सियाह मर्सिडीज़ तेज़ी से बूढ़े शख्स के सामने से गुजर गई। वो शाहकार जिसने एक तस्वीर को ज़िंदगी दी, आज गोया खुद बेजान सी शय बन चुका था। बस इतनी थी कहानी। देखें, जब लोगों को ज़रूरत होती है तो गधे को बाप बना लेते हैं, और जब ज़रूरत ना हो तो कोई कितना ही क्यों ना मरता रहे उसकी तरफ पलट कर नहीं देखते। सब जो है ना, ये दुनिया सारी की सारी मतलबी है, सबको अपने मतलब से ही मतलब है। तो हमको इस मतलबी दुनिया में इस तरीके से नहीं जीना है। चलें, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए और अपना खूब ख्याल रखिए, और सब्सक्राइब करिए, साथ साथ लाइक करिए और कमेंट्स भी लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।